नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन ने शुरू करी कि बोर्ड क्लास के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज है बोर्ड एग्जाम 2023 है अपना। तो कक्षा 12 में ज्योग्राफी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सुनहरा अवसर अपन कह सकते हैं, क्योंकि ये अपना जो लेसन है जल संसाधन के संदर्भ में, तो इस लेसन से अपने जो बोर्ड एग्जाम 2023 वाला है इसके अंदर जो प्रश्न आएंगे तो यहाँ आएंगे। एक तो आएगा वस्तुनिष्ठ, ठीक है, जो 1 अंक का होगा, और एक आएगा अति लघुत्रात्मक। एक आएगा अति लघुत्रात्मक, वो भी कितने का होगा, 1 अंक का। तो कुल 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। तो अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट है, यदि अपन देखेंगे बोर्ड का जो सिलेबस है, बोर्ड का जो मॉडल पेपर है, उसके अकॉर्डिंग यदि अपन देखेंगे तो बेसिकली अपन ये पाएंगे कि यहाँ के छोटे प्रश्न अपने को तैयार करने हैं। इस लेसन से लगभग छोटे क्वेश्चन तैयार करने हैं और संपूर्ण टॉपिक जो है इस लेसन के, तो संपूर्ण टॉपिक से जितने भी छोटे प्रश्न बन रहे हैं वो अपन तैयार करेंगे। और कोशिश रहेगी, आशा और विश्वास भी है कि जो बोर्ड का पैटर्न है अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट पेपर ही सेट होगा और बिल्कुल अपन सफल हो पाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ में शुरू करते हैं आज की सीरीज का पहला प्रश्न। भारत लोक और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जल संसाधन वाला जो टॉपिक है उस पर अपन शुरू करते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी है, पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन अपन ने दिया है कि संपूर्ण पृथ्वी पर जल की मात्रा पूछिए कि संपूर्ण पृथ्वी पर जो जल की मात्रा है वो कितनी है। यानी स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जो मंडल अपन ने बना रखे हैं उसमें जलमंडल वाला जो क्षेत्र है उसमें उसकी मात्रा संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल में है कितनी, तो यह है 71%, ठीक है। यानी 71% जो भाग है वो जल से ढका हुआ है, बाकी जो भाग है लगभग 29% जो भाग है वो स्थलखंड के रूप में है, ठीक है। संपूर्ण पृथ्वी का कितना भाग है स्थलखंड के रूप में है, तो ये 73 ये हो गया, तो ये 29% भाग जो है किस रूप में है, स्थलखंड के रूप में है। पृथ्वी पर कुल जल का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय है, बड़ा महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल का भाग जो है वो अलवणीय है, यानी जो नमकीन नहीं है अर्थात मीठा पानी है। तो संपूर्ण पृथ्वी पर जो जल की मात्रा है उसमें से 3% भाग जो है वो 3% भाग है अलवणीय यानी मीठा पानी है। एक सेकंड अपना टॉपिक देखता हूँ मैं। हाँ, तो यही चर्चा करते। इससे थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि वास्तव में 2 वस्तुनिष्ठ है क्या। तो ब्लूप्रिंट देखा अपन ने, वास्तव में 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ 1 अंक का जो है प्रश्न आएगा, एक आएगा अति लघुत्रात्मक 2 अंक के प्रश्न की बार के 2023 का जो मॉडल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ दे रखे हैं। तो क्लियर भी हो गया। पृथ्वी पर कुल जल का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय है यानी मीठा है। अलवणीय अर्थात मीठा पानी है, तो वो कुल जल का है 3% भाग जो है वो अलवणीय है। इसका मतलब क्या हुआ कि 97% जो भाग है 97% जो जल है वो कैसा है, लवणीय है यानी खारा है। और खारा होने के साथ साथ में ये मानव के लिए मानवोपयोगी नहीं है, ठीक है ना। और मानवोपयोगी नहीं है इसका मतलब मनुष्य इसका पानी का तो यूज कर ही नहीं सकता। तो डिपेंड किस पर हो गया, मात्र 3% पानी पर डिपेंड हो गया। अब 3% में से ही आपको मैं बता दूं कि 2% जो भाग है इसका, 3 में से 2 यानी 1 बचा है ना, वो पहुँच में नहीं है, पहुँच में नहीं है, मनुष्य की पहुँच में नहीं है। कितना परसेंट, 2%। तो फिर कितना बचा, मात्र इसका 1% भाग, यानी मनुष्य की पहुँच में जो जल की मात्रा वो कितनी है, 1% भाग अपने पहुँच में है। तो अपने को इस 1% पे ही डिपेंड रहना है। और इसी के आधार, इसी कारण से अपन कह सकते हैं कि आने वाले समय में संपूर्ण विश्व में जल की त्रासदी पैदा हो जाएगी। तो ये कारण इसका यही है कि बहुत बड़ा जो भाग है जल का वो लवणीय है, बहुत छोटा भाग जो है वो अलवणीय है, ठीक है ना। इसके कारण मनुष्य की जो पहुंच में है वो मात्र 1% है। तो ये बड़ी समस्या आने वाले समय में जल की उपलब्धता के बारे में अपन कह सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न साथियों अपना है कि भारत का धरातल विश्व का कितना प्रतिशत भाग है। भारत के पास में जो स्थलखंड है और वो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये स्थलखंड भारत के पास में संपूर्ण विश्व के स्थलखंड का, तो ये कितना परसेंट है संपूर्ण विश्व के स्थलखंड का, तो यह है 2.45% भाग। संपूर्ण विश्व का ये क्षेत्र जो है परसेंट कितना है, 2.45% है वो संपूर्ण विश्व का स्थलखंड भारत में है। भारत में विश्व के कुल जल संसाधन जो है उसका कितने परसेंट भाग है। देखो अपने पास में 2.45% तो है स्थलखंड, और जनसंख्या यदि देखेंगे, एक बिंदु याद आया, जनसंख्या जो है संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का भारत के पास में लगभग 17.5% भाग है। तो ये बहुत बड़ा हिस्सा है, यानी जनसंख्या बहुत बड़ा हिस्सा भारत में संपूर्ण विश्व का निवास करता है। क्यों? क्योंकि विश्व में अपन सेकंड स्थान पे है, संपूर्ण विश्व में अपन जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद में दूसरे स्थान पे है। तो ऐसा अनुमान है कि आने वाले 2040-45 की बात करेंगे तब तक भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भी हो जाएगा, यदि इसी कतर जनसंख्या चलती रही तो। ठीक है, तो अगला बिंदु है कि भारत में विश्व के कुल जल संसाधन का कितने प्रतिशत भाग है, यानी जल संसाधन का कितना परसेंट भाग है भारत के पास में संपूर्ण विश्व का, तो ये मात्र 4% है। कितना है? मात्र 4% है। उपभोग करने वाले कितने हैं? 17.5% जो विश्व जनसंख्या यहाँ निवास कर रही है, और 4% जल संसाधन अपने पास में है। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि बहुत कम जल संसाधन की मात्रा हमारे पास में है, लेकिन जनसंख्या का बड़ा हिस्सा हम मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न अपन देखेंगे तो है कि भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो यहाँ 16 दे रखा है, और 2011 के अनुसार ये 17.5%। ठीक है, तो लगभग बुक में दे रखा है 16%, और वास्तविक जो फिगर आ रहा है 2011 के अनुसार वो 17.5% जनसंख्या है। दोनों ऑप्शन सही है, बुक के अनुसार ये भी सही है। यदि ये नहीं आता तो ये सही है, दोनों ऑप्शन आएंगे नहीं, क्योंकि सस्पेंस वाला क्वेश्चन है, बोर्ड में नहीं आता कभी। भारत में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त जल की मात्रा, यानी वर्षा से भारत के पास में कुल जल की मात्रा कितनी प्राप्त होती है एक साल के अंदर। एक वर्ष में वर्षा से प्राप्त होने वाला जो जल हमारे पास में हुआ है 4000 घन किमी। कितना है? 4000 घन किमी जल जो है हमें वर्षा से प्राप्त होता है। 4000 घन किमी वर्षा से प्राप्त होने वाला पानी हमारे पास में है। अगला बिंदु साथियों है कि देश में वर्षण से प्राप्त कुल जल में से, यानी वर्षा से जो 4000 घन किमी पानी अपने को प्राप्त होता है, उसमें से पुनः पूर्ति योग्य धरातलीय जल की मात्रा कितनी है। पुनः पूर्ति योग्य धरातलीय जल की मात्रा कितनी है। यहाँ वर्ड आया है पुनः पूर्ति योग्य, दोबारा यानी इस वर्षण के पानी का अपन यूज कर सके अपने दैनिक जीवन में, तो वो कितना है, तो 1869 घन किलोमीटर। कितना है? 1869 घन किलोमीटर जो जल की मात्रा है वो मनुष्य के लिए पुनः पूर्ति योग्य है, महत्वपूर्ण है, अपन उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला है धरातलीय जल के 4 प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो धरातलीय जल के 4 प्रमुख स्रोत हैं। इसमें देखो धरातलीय जल 2 वर्ड आते हैं, एक तो आता है धरातलीय जल और एक आता है साथियों भूमिगत जल। अब ये जो धरातलीय जल है ये तो आपको मिलेगा जैसे तालाब, झील, बांध, नदियाँ, ठीक है ना, नहरें। यहाँ जो पानी का ठहराव है वो किस में आएगा? धरातलीय जल के अंतर्गत आएगा। और ये जो है जो जल की अधोगति हो जाती है, चट्टानों में जो जल प्रवेश कर जाता है और चट्टानों में रिस करके सेलों की संधियों में जो निवास करता है, सेलों की संधियों में जो स्थित हो जाता है, वो जो पानी है सेलों की संधियों में जो स्थित हो जाता है वो पानी भूमिगत जल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो 2 प्रकार से जल का संचयन होता है, एक तो धरातलीय जल के रूप में और एक भूमिगत जल के रूप में। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि धरातलीय जल का 4 प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो धरातलीय जल के स्रोत मैंने आपको बता दिए, तालाब, झील, बांध, नदियाँ, नहरें। ठीक है, ये सब क्या है? धरातलीय जल के प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा जैसे सागर भी है, महासागर भी है, खाड़ियाँ भी, लेकिन उनका पानी तो खारा है। ठीक है ना, तो महत्वपूर्ण मीठे पानी के स्रोत यही रह जाते हैं।
देश में भौमजल का पुनः पूर्ति योग्य जल की मात्रा कितनी है? जमीन की सेलों में जो रिस जाता है उस पानी का कितना % भाग पुनः अपने को प्राप्त हो सकता है या कितना घन किलोमीटर है? तो 432 घन किलोमीटर पानी जो है वो अपन सेलों से वापस निकाल करके यूज कर सकते हैं। किसका? भौमजल का, यानी भौमजल कह दो से भूमिगत जल कह दो। अगला प्रश्न साथियों अपना है कि भारत में किन राज्यों में भौमजल का सर्वाधिक उपयोग होता है? भौमजल का सबसे अधिक उपयोग किन राज्यों में होता है? तो भारत का तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, इनमें सर्वाधिक भौमजल का उपयोग किया जाता है। यानी यहाँ सिंचाई होती है और जो नहरों के माध्यम से देख लो, चाहे कुआं और नलकूप के माध्यम से पानी निकाल के यूज़ करने की बात हो तो इनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों अपना है कि भारत के किन राज्यों में भौमजल क्षमता का सबसे अधिक उपयोग होता है? तो उनकी क्षमता से ज़्यादा उपयोग होता है। सबसे अधिक अपने जैसे तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान देखा था भौमजल का उपयोग जहाँ ज़्यादा होता है, लेकिन क्षमता का सबसे अधिक उपयोग कहाँ होता है? तो छत्तीसगढ़, ओडिशा, केरल, इन राज्यों में सबसे कम उपयोग देखने को मिलता है। क्षमता का सबसे कम उपयोग देखने को मिलता है। वहाँ ज़्यादा कौन सा हो गया? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु, जहाँ पे सबसे अधिक उपयोग होता है। और सबसे क्षमता का सबसे कम उपयोग कहाँ होता है? तो सबसे कम उपयोग की जब बात आती है तो यहाँ है छत्तीसगढ़, ओडिशा और केरल। ठीक है ना, यहाँ सबसे कम उपयोग होता है। अगला प्रश्न साथियों अपना है लेगून या व पश्च जल किसे कहते हैं? लेगून झीलें और या पश्च जल किसे कहा जाता है? तो लेगून झीलें होती क्या? जैसे भारत का यदि ये मानचित्र है तो अपन देखते हैं अपना जो तट है वो किस प्रकार का है? दंतुरित कटापटा। जैसे यहाँ ये कटापटा है, ठीक है, इस प्रकार से जुड़ने ही कि अपना तट जो है वो सीधा का सीधा है, इस प्रकार से वो कटापटा तट है। अब यहाँ जो ये भाग है इसमें यदि पानी जमा हो गया, इसमें अंदर पानी भर गया, ठीक है, और आपको भौतिक भूगोल के जो स्थलाकृति है, जल द्वारा है, सागरीय लहरों द्वारा है, तरंगों द्वारा है, उनकी चर्चा अपन करेंगे। तो यहाँ पे क्या आता है, पहले से इसका वीडियो डाला भी है, यहाँ विभिन्न प्रकार के लहरों द्वारा कटाव करके मिट्टी ला करके बिछाई जाती है, जिससे रोध और रोधिका बन जाती है। ये क्या होती है इसकी चर्चा भी अपन एक वीडियो में करेंगे। रोध या रोधिका बन जाती है और इस रोध और रोधिका बनने के बाद में इसके पीछे का जो भाग है ये जल से भरा रह जाता है। और इसका जल से भरा रहने का मतलब है यहाँ पानी इकट्ठा हो गया, ठीक है, और यहाँ ये इसकी दीवार पैदा हो गई और पीछे पानी भर, इस प्रकार से ये क्या बन गया? एक झील बन गई। क्या बन गई? एक झील बन गई। और इस तरह की जो झील है, इस झील को लेगून झील बोलते हैं। कौन सी झील बोलते हैं? लेगून झीलिया बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो लेगून है वो तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं और तटीय भागों इन लेगूनों के अंदर मुख्य रूप से नारियल की, चावल की, सिंगाड़ा की आदि की खेती भी की जाती है। तो लेगून और पश्च जल किसे कहते हैं? ये प्रश्न अपना यह है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा अपन ने, किस प्रकार से बोर्ड का एग्जाम में अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो लेगून और पश्च जल क्या है? ये तटीय भागों में पाई जाने वाली झीलें हैं। भारत की लंबी और दंतुरित तटरेखा, भारत की लंबी और दंतुरित, लंबी कितनी है? 7516.6 किलोमीटर टोटल द्वीप समूह सहित यदि अपन मिला लें तो ये भारत की तटीय सीमा है। यदि द्वीपों को हटाएं तो 6100 किलोमीटर लंबी है। तो द्वीप सहित अपने ये देखनी है अपने को 7516.6 किलोमीटर लंबी सीमा है और दंतुरित है, कटिबटी है। ठीक है, तटीय रेखा के कारण यहाँ बहुत सी लेगून झीलें पाई जाती है। लेगून झीलों का निर्माण मैंने अभी बता दिया था। ठीक है, तो जिनका उपयोग, जो जल का संसाधन है, ये एक उपयोग क्या है इसका? इनका एक उपयोग है मछली पालन में, चावल की खेती करने के लिए, ठीक है, नारियल की कृषि के लिए मुख्य रूप से, और सिंघाड़ा के लिए मुख्य रूप से इसका उपयोग भी किया जाता है। और इसमें यदि मिट्टी जमा हो जाती है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपजाऊ प्रदेश के रूप में तैयार हो जाता है, क्योंकि गाद इसमें जमा होती रहती है, तो ये चावल की खेती के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे अच्छी चावल की खेती यहाँ पे हो सकती है। ठीक है ना, जल कृषि के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है
उसकी भी अपन चर्चा करेंगे, बिंदु आएगा आगे। भारत की कुल जनसंख्या का कितना भाग कृषि पर डिपेंड करता है? भारत की कुल जनसंख्या, ठीक है, 121 करोड़ 2011 के अनुसार इसका कितना प्रतिशत भाग जो है वो कृषि पर निर्भर करता है? तो यदि कृषि पर डिपेंडेंसी की बात अपन करेंगे तो टोटल जो पॉपुलेशन है अपनी उसका 2/3 भाग, 2/3 ही कहेंगे इसको, 2/3 भाग यानी 66% जो भाग है वो मुख्य रूप से किस पर डिपेंड करता है? कृषि पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यह है बहुत बड़ा जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा है जो किस पर डिपेंड है? कृषि पर। इसलिए भारतीय जो अर्थव्यवस्था हो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहलाती है। अगला प्रश्न है कि बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहा जाता है? तो नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है क्योंकि नदी घाटी योजनाओं से इनके 2 या 2 से अधिक उद्देश्य होते हैं, इस कारण से इनको बहुउद्देशीय कहते हैं। जैसे कि सिंचाई इनसे अपन कर लेते हैं, बांध बनाकर पानी रोका अपन, उससे सिंचाई होगी, उससे विद्युत की आपूर्ति होगी, वृक्षारोपण हो गया, बाढ़ पर नियंत्रण हो गया, मछली पालन हो गया, चारागाह का विकास हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी उसके अनेक सारे उपयोग होते हैं, इसलिए इनको बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। आपको पता भी होगा कि जब भाखड़ नांगल बांध बनाया गया था तो पंडित नेहरू जी ने उनको आधुनिक भारत का मंदिर के रूप में उसको संज्ञा दी थी, ठीक है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है बहुउद्देशीय परियोजना। अगला प्रश्न है कि जल का सर्वाधिक उपयोग किस में किया जाता है? तो जल का सर्वाधिक उपयोग अपने किया जाता है कृषि में। किस में किया जाता है? कृषि में। जिसमें से यदि अपन धरातलीय जल की बात करें तो धरातलीय जल जो है उसका 89% जो भाग है वो खेती में यूज होता है और भौम जल का 92% है। भौम जल का 92% भाग जो है किस में? कृषि के कार्य में उपयोग में किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, यहाँ से छोटे प्रश्न है तो कितना परसेंट जल का सर्वाधिक उपयोग किस में होता है? तो अपन कह सकते हैं कि धरातलीय जल का कृषि सेक्टर में होता है 89% और भूमि जल का 92%, ठीक है। इस रूप में अपन छोटा प्रश्न इजीली एक लाइन का प्रश्न है, आंसर उसका रहेगा, यूँ कर सकते हैं। भारत में सिंचाई के लिए जल की मांग अधिक है, क्यों? क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, ठीक है ना। भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो छोटा यदि मैं 1 नंबर का लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी बहुत बड़ी जनसंख्या जो है कृषि पर डिपेंड करती है। लगभग 2/3 जनसंख्या जो है कृषि पर डिपेंड करती है। इस कारण से अपन कह सकते हैं कि भारत में किसकी आवश्यकता है? सिंचाई की अधिक आवश्यकता है। और दूसरा कारण है कि यहाँ की जो कृषि है वर्षा पर निर्भर करती है। यहाँ की कृषि किस पर निर्भर करती है? वर्षा पर निर्भर करती है। और वर्षा यहाँ पे अनिश्चित, अनियमित, अपर्याप्त होती है। 3 विशेषता हमारे मानसून पर, क्योंकि भारतीय कृषि मानसून का जुआ कहलाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्षा जो होती है अनिश्चित, अनियमित और अपर्याप्त होती है। कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी समय से पहले हो जाती है, कभी होती नहीं है, अकाल पड़ जाता है। तो विभिन्न प्रकार से अपन कहें तो इस डिपेंडेंसी के कारण ही भारतीय जो कृषि उसको मानसून का जुआ भी कहते हैं। और भारत में सिंचाई के साधनों की अधिक आवश्यकता है, इसका कारण भी यही है, ठीक है। सिमिलर है दोनों प्रश्न। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं, क्यों? तो एक लाइन में उत्तर देंगे क्योंकि भारतीय कृषि मानसून पर डिपेंड करती है और भारतीय मानसून की विशेषता है कि वो अनियमित, अनियमित और अपर्याप्त होता है, ठीक है। सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो सिंपल सी बात है कि जहाँ सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे अनेक प्रकार के फसलें जिनको अधिक पानी की आवश्यकता है उन फसलों को भी प्राप्त किया जा सकता है। तो अपन बिल्कुल कह सकते हैं, इजीली भाषा में अपन कहेंगे तो सही बात है कि सिंचाई की सुविधा से किसी भी क्षेत्र विशेष में अनेक प्रकार की कृषि यथा चावल है, गेहूं है, चना है, जो है, ठीक है, के लिए अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। और क्योंकि अधिक उपज देने वाली फसलों की कृषि के लिए उन्नत सिंचाई तंत्र की महत्व आवश्यकता रहती है। तो जिन भागों में अच्छी सिंचाई सुविधा है वहाँ पे फसल उत्पादकता है वो बढ़ा ली जाती है और अच्छी पैदावार प्राप्त कर ली जाती है। अगला प्रश्न साथियों कि भारत में किन राज्यों में से अधिक सिंचाई की जाती है? तो सबसे अधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवल बोया गया क्षेत्र। निवल होता है शुद्ध, और शुद्ध किसे कहते हैं? शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यानी एक कृषि वर्ष में जितने क्षेत्र विशेष में वास्तव में फसलें अपने बोई है। एक होता है सकल, सकल के अंदर 2 वर्ड आते हैं, निवल और सकल। निवल कह दो चाहे शुद्ध कह दो,
तो ये तो हो गया एक कृषि वर्ष, एक कृषि वर्ष में, ठीक है ना। कृषि वर्ष होता है एक फसल प्रारूप जितने समय में तैयार होता है उस समय में कितने प्रदेश में अपन ने खेती की है। कृषि वर्ष में बोया गया क्षेत्र, ठीक है। और दूसरा हो गया सकल, तो इसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र होता है इसमें, जैसे कि वास्तविक बोया गया क्षेत्र आता है इसके अंदर, तो किसमें, निवल में। और इसमें जो है ना वो है संपूर्ण बोया गया क्षेत्र, संपूर्ण सकल में आता है बोया गया क्षेत्र। अब संपूर्ण बोया गया क्षेत्र की बात अपन करेंगे तो जैसे अपन ने गन्ने की फसल लगा रखी है, अब गन्ने की फसल तो 3 से 4 वर्षों तक प्रोडक्ट देती है, तो ये सकल में आता है। केले का बागान लगा रखा है, आम का बागान लगा रखा है, चाय के बागान लगा रखे हैं, तो ये तो 3-4 वर्षों तक अपने को प्रोडक्ट देते रहते हैं, तो ये सकल में आता है। किस में आता है, सकल में आते हैं, ठीक है। और निवल में ये नहीं आती, बागायती कृषि वाले जो क्षेत्र है वो निवल में नहीं आता। अगला प्रश्न, तो सबसे अधिक सिंचाई पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि में की जाती है। मुख्य रूप से यहाँ निवल बोए गए क्षेत्र का 85% भाग जो है वो सिंचाई के अंतर्गत ही आता है। और मुख्य रूप से इन राज्यों में क्या बोया जाता है, चावल और गेहूँ। इन राज्यों में क्या बोया जाता है, चावल और गेहूँ बोया जाता है। भारत के किन राज्यों में सर्वाधिक सिंचाई कुआं और नलकूप से होती है। भारत के किन राज्यों में, ठीक है, सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, कुआं और नलकूप से होती है। तो भारत के में पंजाब राज्य में निवल का 76.1% भाग, हरियाणा में निवल शुद्ध का 51.3% भाग कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचित है। तो पंजाब में 76.1% भाग और हरियाणा में 51.3% भाग। तो पंजाब और हरियाणा ऐसे स्टेट है जहाँ पे निवल बोए गए क्षेत्र के बहुत बड़े भाग पर कुआं और नलकूप से सिंचाई की जाती है। और सिंचाई जो अक्सर ज़्यादा आवश्यकता होती है वो निवल बोए गए क्षेत्र में ही आवश्यकता रहती है, ठीक है। अगला बिंदु है संख्या, आर्सेनिक कहा जाता है इसको। संख्या से आपका क्या अभिप्राय है। तो अत्यधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में यथा बिहार, पश्चिम बंगाल, अत्यधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में यथा बिहार, पश्चिम बंगाल में भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक सिंचाई से बढ़ जाती है। क्योंकि अत्यधिक सिंचाई करेंगे तो क्या होता है कि ज़मीन के अंदर पाया जाने वाला जो फ्लोराइड है वो नमक जो है वो जल के साथ में घुल करके ऊपरी परतों में आ जाता है, जल का वाष्पीकरण हो जाता है और नमक की तह जो है धरातल की ऊपरी परत में बन जाती है, जिससे पानी कैसा हो जाता है, जहरीला हो जाता है। और ये जल क्या है, किसके लिए, फसलों के लिए लाभदायक नहीं होता, ये मिट्टी का जो उपजाऊपन है उसको घटा देता है। तो इस प्रकार का जो जल है जो संचित हो जाता है धरातल की ऊपरी परतों में, जिससे मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है, ऐसे जल क्षेत्र को संख्या, ऐसी भूमि को संख्या कहा जाता है। तो ये जल सिक्त क्षेत्र होते हैं जो कृषि कार्य के लिए अनुपयोगी है। अगला प्रश्न है कि संभावित जल समस्या क्या होगी भारत के अंदर। भारत में संभावित जल समस्या क्या होगी। तो प्रति व्यक्ति उपलब्धता में बढ़ती जनसंख्या के कारण, बढ़ते प्रदूषण के कारण, औद्योगिक विकास के कारण कम होती जा रही है, जो आने वाले समय में भयानक समस्या नजर आएगी। भारत में क्या हो रहा है, जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता है उसमें कमी आ रही। क्यों, जनसंख्या बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, औद्योगिक विकास पर अधिक से अधिक कर रहे हैं तो उसके कारण जल की डिमांड बढ़ रही है। इस कारण से प्रति व्यक्ति जो जल की मात्रा है वो अधिक बढ़ने के कारण संभावित जल समस्या आने वाले समय में रहेगी कि जल की कमी हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, आने वाले समय में जल की कमी एक भयानक समस्या हो सकती है। अगला है जल संरक्षण क्या है। तो जल में अवांछित तत्व जैसे कि औद्योगिक अपशिष्ट, रासायनिक पदार्थ, विभिन्न प्रकार के केमिकल, जैसे कि अपन रासायनिक खाद्य डालते हैं, यूरिया, डीएपी, फास्फोरस डालते हैं, ये भी एक प्रकार केमिकल है। विभिन्न प्रकार के कीटनाशक डालते हैं अपन, तो वो भी विभिन्न प्रकार के केमिकल के रूप में जहरीले पदार्थ है जो मृदा के लिए अनुपयोगी है, क्योंकि मृदा को वो अनुपजाऊ बनाते हैं। सूक्ष्म जीव अन्य अपशिष्टों के घुलने से प्रदूषित होते जल को इस तरह की
कि प्रदूषण से बचाना ही जल संरक्षण है। यानी जो भी प्रदूषण हो रहा है, चाहे वो औद्योगिक अपशिष्ट से हो रहा हो, रासायनिक खादों के यूज से, रासायनिक कीटनाशकों के यूज से हो रहा हो, ठीक है, सूक्ष्म जीवाणु या अन्य अपशिष्ट औद्योगिक अपशिष्टों के मृदा में घुलने से हो रहा हो, जल में घुलने से हो रहा हो, तो ये प्रदूषित हो जाता है जल। इसको प्रदूषण से बचाना ही क्या है, जल संरक्षण है। सिंपल सी बात है, बेसिकली अपन कहें तो सिंपल शब्दों में यही है। जल संभर प्रबंधन किसे कहते हैं? तो जल संभर प्रबंधन क्या है? तो जल संरक्षण के लिए धरातलीय और भौमजल दो प्रकार के स्रोत हैं, धरातलीय और भौमजल स्रोत। तो दोनों प्रकार के स्रोतों का विकास करना, वर्षा जल संग्रहण अपनाना, अंतः स्रवण तालाब, कच्चे तालाब बनाना ताकि पानी जो है बह करके वेस्टेज न जाए और एक स्थान पर इकट्ठा हो जाए और जल की अधोगति हो जाए, यानी जल चट्टानों में रिस जाए। आने वाले समय में उसको अपन कुआं और नलकूप के माध्यम से निकाल के यूज कर सकें। पुनर्भरण और आदि कुएं को माध्यम से जल का पुनः चक्रण करना और जल की उपलब्धता है उसको सुनिश्चित करना ही क्या कहलाता है, जल संभर प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, अगला है जल अधिनियम कब बनाया गया? भारत में जल अधिनियम कब बनाया गया? 1976 में। भारत में कब बनाया गया? 1976 में जल अधिनियम बनाया गया। माफ कीजिएगा इस डिस्पेंस के लिए। अगला है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? तो 1986 में। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? 1986 में। जल उपकर अधिनियम कब बनाया गया? जल उपकर अधिनियम कब बनाया गया? तो 1977 में, 1977। अगला है कि हरियाली क्या है? हरियाली क्या है? यह प्रश्न पहले भी पूछा गया था, छोटा प्रश्न यदि अपन लिखेंगे 1 नंबर है। तो हरियाली केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम है। हरियाली क्या है? केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है जो जल संभर विकास कार्यक्रम, जल स्रोतों के संरक्षण के लिए, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई और मछली पालन, ठीक है, वन रोपण के लिए, जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना। परियोजना ग्राम के लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित की जा रही है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना है और उसका उद्देश्य है मछली पालन के लिए, पीने के लिए, पानी के लिए, सिंचाई के लिए, वन रोपण के लिए जल का संरक्षण करके और लोगों को जागरूक करना ताकि वो जल का अधिक से अधिक संरक्षण कर सके। और जल प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है हरियाली। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को जल संरक्षण के लिए आगे लाना। अगला है नीरू मीरू। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया था। अरवारी पानी की संसद, इन पर टिप्पणी लिखो। दोनों 1-1 नंबर के प्रश्न आएंगे तो छोटे प्रश्न आ सकते हैं। नीरू मीरू क्या है? तो नीरू और मीरू जल और आप। नीरू और मीरू का अर्थ है जल और आप। जल संरक्षण का कार्यक्रम है जो कहाँ चलाया जा रहा है? आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश में चलाया जा रहा है जल और आप, नीरू मीरू। ठीक है, तो नीरू का अर्थ है जल, मीरू का अर्थ है आप। इसका उद्देश्य है आंध्र प्रदेश सरकार ये कार्यक्रम चला रही है, किसके लिए? जल संरक्षण के लिए। ठीक है, दूसरा है अरवारी पानी संसद। अरवारी पानी संसद जो है ये एक कार्यक्रम है जल संरक्षण के लिए जो राजस्थान के अलवर जिले में चलाया जा रहा है। राजस्थान में कहाँ है? अलवर जिले में। और इसका उद्देश्य भी क्या है? जल स्रोतों का संरक्षण करना। ठीक है, तो ये दोनों कार्यक्रम है पानी के संरक्षण के लिए। अगला बिंदु, किस राज्य ने भवन निर्माण के साथ जल संरक्षण टांका बनाना अनिवार्य कर दिया है? तो ये किस राज्य की सरकार है? तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु राज्य की जो सरकार है उसने अपना भवन निर्माण, अपन चाहे 2 ही मकान बनाएंगे लेकिन उससे पहले जल संरक्षण का, जल स्टोरेज जो है उसका टांका है, पानी संग्रहण का एक टांका जो है वो ज़रूर बनाया जाएगा। ये अनिवार्य है, वरना सरकार की अनुमति नहीं मिलती। अगला है रालेगण सिद्धि किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र के अंदर एक रालेगण सिद्धि है, एक गांव है जहां से आपने नाम सुना होगा। लोकपाल जो आंदोलन हुआ था इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान था अन्ना हजारे। ठीक है, तो उनका गांव है और उन्होंने गांव के सहयोग से, गांव के युवाओं के सहयोग से अपने गांव में एक जल संरक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था और उसके तहत गांव में जो पीने की पानी की समस्या थी उसको दूर किया गया।
गांव के अंदर उन फसलों को बोया गया जिनको कम पानी की आवश्यकता रहती है, ठीक है ना। तो ये उसी से संदर्भ में है। महाराष्ट्र का एक गांव है जहां जल संभर कार्यक्रम है अपनाया गया था और उसका केस अध्ययन अपने सिलेबस में शामिल किया गया है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 के मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है। हालांकि बड़ा प्रश्न लिखा हुआ है लेकिन छोटा यहाँ से तैयार हो सकता है कि निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की प्रमुख विशेषता कौन सी है। 3 अलग दे दे या इनमें से कौन सी नहीं, 3 दे दे, जो है एक नहीं है वो दे दे, तो ये अपने को भी याद रखने योग्य है बिंदु। राष्ट्रीय जल नीति के तहत पेयजल, सिंचाई और जल शक्ति और नौकायन के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए, जल शक्ति के लिए और नौकायन के लिए क्या क्या लक्ष्य है। पहला लक्ष्य है सिंचाई व बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पीने का जल घटक के रूप में सम्मिलित करना। जहां पेयजल का कोई विकल्प नहीं है उन भागों में बहुउद्देशीय योजनाओं के अंदर और सिंचाई के लिए जल को एक घटक के रूप में शामिल करना। दूसरा है पेयजल सभी मानव जाति और प्राणी जगत है जो है उनको उपलब्ध करवाना। यानी सभी मानव जाति और प्राणी जगत जो है उसके लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ठीक है। अगला है भूमजल के शोषण को नियमित और सीमित करने के उपाय करना। यानी भूमजल का जो शोषण हो रहा है उस शोषण को तरीके से मैनेज करना है ताकि अधिक से अधिक शोषण नहीं हो और उसको सीमित करना है। यानी जल का जो अधिक निकास हो रहा है उस निकास को रोकना है, वरना आने वाले समय में जल की बड़ी समस्या हो जाएगी, ठीक है। तीसरा और चौथा है अपना प्रश्न है कि चौथा बिंदु इसका है सतह और भूमजल के संरक्षण के लिए नियमित जांच व गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम चलाना, ठीक है ना। पानी की प्रॉपर जांच करना और पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कार्यक्रम चलाना। और पांचवा है जल के लिए जन जागृति विकसित करना। यह बड़ा महत्वपूर्ण है, लोगों को जागृत करना, आगाह करना, लोगों को समझाना कि जब पानी की समस्या है, जिस गति से अपन यूज कर रहे हैं, जिस तरीके से यूज कर रहे हैं, जल संरक्षण अपन नहीं कर रहे हैं तो इससे बड़ी समस्या आने वाली है। तो लोगों को यदि अपन जागृत कर देंगे तो लोगों की बहुत बड़ी भागीदारी होगी किसके लिए, जल संरक्षण के लिए। तो अपन बिल्कुल फतह पा सकते हैं, यानी जल को सुरक्षित कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला है साथियों कि जल क्रांति अभियान 2015 और 16 पर टिप्पणी लिखो। यानी जल क्रांति अभियान 2015-16 क्या है। तो जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है। छोटा प्रश्न पूछ ले कि जल क्रांति अभियान चलाया गया है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भारत सरकार का कार्यक्रम है। कब चलाया गया, 2015 और 16 में प्रारंभ किया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य है देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को बढ़ाना। देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। इस अभियान के तहत निम्न गतिविधियों का संचालन किया जाता है। जल क्रांति अभियान 2015 और 16 के तहत कौन कौन सी गतिविधियां संचालित की जाती है ये तय किया गया है। तो पहला है जल ग्राम बनाना। विभिन्न ग्राम जो है उनमें से किसी एक ग्राम को जल ग्राम घोषित कर देना। देश के 672 जिलों में प्रत्येक एक गांव चुना गया है जिसको जल ग्राम के रूप में संज्ञा दी गई है। और जहां पानी की कमी है ऐसे क्षेत्रों को चुना गया है जहां पानी की महत्वपूर्ण तरीके से अपन देखें तो पानी की ही किल्लत है, तो उनको जल ग्राम के रूप में चिन्हित कर दिया गया है। और वहां पे जल संरक्षण के तौर तरीके अपनाए गए हैं। सरकार पूर्ण उस क्षेत्र उस गांव की ओर ध्यान दे रही है। देश के विभिन्न भागों में 1000 हेक्टेयर मॉडल काम व क्षेत्र की पहचान की गई है। यानी 1000 हेक्टेयर क्षेत्र वाले जो मॉडल है के रूप में चिन्हित किए गए हैं, उन क्षेत्रों की पहचान की गई है जहाँ पे पानी की किल्लत है और उसको बचा के रखना है। अगला है कि जल प्रदूषण कम करना है और जल संरक्षण व पुनर्भरण को बढ़ाना है। पुनर्भरण यानी जैसे कच्चा कुआं बना दिया हो, कच्चा तालाब बना दिया हो, जल स्रोत अपने सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं के तहत जल स्रोत बनाती है। तो ये एक जल स्रोत जो होता है, कच्चा कुआं होता है एक प्रकार का, तो ये भी जल पुनर्भरण का एक महत्वपूर्ण कार्य है। भूमिगत जल प्रदूषण कम करना, देश के चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण करना। आर्सेनिक अभी अपने कहा था जहरीली
क्षेत्र बन जाते हैं अत्यधिक सिंचाई के कारण, अत्यधिक रसायनों के उपयोग से। उन रसायनों की रासायनिक अभिक्रिया के तहत विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग क्षेत्र उसमें जलस्थित क्षेत्र ऐसे हो जाते हैं, तो मिट्टी में जहरीले पानी से जहरीले तत्वों की सांद्रता बढ़ जाती है और वहाँ किसी प्रकार की खेती नहीं हो सकती, तो उसको संख्या या आर्सेनिक कहा जाता है। ठीक है ना। तो आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण करना। अगला है लोकमुख में रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, पोस्टर प्रतिस्पर्धा और निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से जन जागृति फैलाना। ठीक है ना, ये भी प्रमुख उद्देश्य है। और अंतिम उद्देश्य साथियों अपना है, इन सब में एक उद्देश्य प्रमुख है कि जल सुरक्षा द्वारा खाद्य सुरक्षा, आजीविका प्रदान करना। जल सुरक्षा करके लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना लोगों की, यानी लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध हो जाए। ठीक है। और उनकी आजीविका जो है वो उनको प्रदान करना, यानी जीवन जीने की शैली प्रोवाइड करना। कोई भी भूखा नहीं सोए, जिसने जन्म लिया है इस भारत की धरती पर, तो भूखा नहीं सोए, उसको खाद्यान्न की उपलब्धता है वो सुनिश्चित की जाए। इस प्रकार का उद्देश्य लेकर के ये कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो ये अपना एक महत्वपूर्ण बिंदु था, जिसके अंतर्गत अपने 2 नंबर के जो एक वस्तुनिष्ठ एक अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न आएगा, वो सारे के सारे टॉपिक में जितने भी है जल संसाधन के वाले टॉपिक में, वो संपूर्ण अपने देखने की कोशिश की है। और कोशिश यह है कि अपने जो टॉपिक वाइज चर्चा की है, तो ऑल ओवर सिलेबस अपने यहाँ पे कवर किया है। तो शायद मुझे नहीं लगता, और आशा और विश्वास भी है कि ऐसा ही होगा। संपूर्ण टॉपिक अपन यदि से ढंग से पढ़ लेंगे तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगले अन्य वीडियोज़ के लिए आप ज़रूर हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर जरूर करते रहें, ताकि अपने इस सीरीज़ का फ़ायदा है अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। देखते रहिए अपना मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल।